नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी अफवाहें हैं जिनसे आप बिल्कुल दूरी ही बनाए रखें। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक खास बयान जो कि आईसीएमआर की तरफ से दिया गया है उसके बारे में। दरअसल उनका कहना है कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का कोई खास असर नहीं देखा गया है और वो अब इस पर विचार कर रहे हैं कि कोविड ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में से इसे हटाया जाए। ये पूरी ट्रायल जो हुई थी उसके बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है, ये फैसला लिया जा रहा है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी वाकई में बेअसर है तो इसे हटाया जाए। अब तक कोरोना से मौत को रोकने में प्लाज्मा थेरेपी को नाकाम ही पाया गया है। जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें थेरेपी का असर जानने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रायल आईसीएमआर की तरफ से किया गया था जिसमें करीब 39 अस्पतालों के 464 मरीजों की स्टडी की गई थी और उसके नतीजे कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित नहीं हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनंत मोहन जुड़ गए जो कि प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहन। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के ये बात पहले ही कह दी गई थी आईसीएमआर की तरफ से कि उनकी ट्रायल में इसमें ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का कोविड में इस्तेमाल, इसको लेकर कई ऐसे राज्य हैं और कई अस्पताल हैं जो इसको कारगर मानते आए हैं अब तक और बहुत वाइड स्प्रेड इस्तेमाल इसका हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमको इतना आइडिया नहीं था कि कौन कौन से थेरेपीज का इसमें असर आएगा। प्लाज्मा थेरेपी कई स्टेट्स में नेशनली भी यूज हुआ है, एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के तरह से इसको गाइडलाइंस में भी बोला गया। जो प्लेसिड ट्रायल अभी हुआ है आईसीएमआर का, उसमें ये देखा गया कि कोई एडिशनल बेनिफिट इस प्लाज्मा थेरेपी से नहीं हुआ है। तो नाउ अब बेसिकली सारे एक्सपर्ट्स को मिलकर ये सोचना है कि इसको हम रिटेन रखें कि नहीं, जो नेशनल गाइडलाइंस हैं। ये सच है कि अभी तक तो क्योंकि और कोई थेरेपी नहीं है, मिक्स एंड मैच करके ये कई जगह यूज हो रही है। अब सारे एक्सपर्ट बैठ के ये सोचेंगे कि इसकी जरूरत है, नहीं है, कुछ और करना है क्या, या इसको अभी एक्सपेरिमेंटल रहने दें या बिल्कुल हटा दें। कि प्लसेस एंड माइनसेस दोनों होते हैं हर इलाज के। ये सारी चीज देखते हुए वेट करते हुए कॉस्ट बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी लगभग 100 साल पुरानी थेरेपी है जो कि कई चीजों के इलाज में इस्तेमाल होती आई है, तो क्या इसका मतलब क्या है? थोड़ा आम लोगों को समझा दीजिए कि ये सिर्फ कोविड के लिए ही अभी कारगर नहीं पाई गई है या थेरेपी पर सवाल है? देखिए, ये ट्रायल तो अभी बेसिकली इसी कोविड के उस पे हुई है, कोविड के ऊपर लागू होती है। अभी ये इसको जिन चीजों की, देखिए हर चीज ट्रायल के साथ प्रॉपर ट्रायल और प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद ही उसको अप्रूव किया जाता है बीमारी के हिसाब से। कोविड में ये चीज नहीं सक्सेसफुल हुई, इसका ये मतलब नहीं कि जिस चीज के लिए ये सक्सेसफुल पहले भी थी वो भी अब हम रोक दें, ऐसा नहीं। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्पेसिफिक बात हो रही है इस टाइम। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोरोना में इसको कारगर नहीं पाया गया है, ये स्टडी कहती है और आईसीएमआर अब इसे इलाज के प्रोटोकॉल से हटाने के बारे में सोच रहा है। उधर भारत के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो कि बेंगलुरु में है, उसकी भी एक स्टडी हुई है और उसके मुताबिक अस्पतालों के सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग की वजह से डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना फैला है। दरअसल वातानुकूलित अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसी हवा को बार बार रीसर्कुलेट करता रहता है जिसकी वजह से वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी के मुताबिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए जहां हो सके और पंखों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही में एग्जॉस्ट फैंस की मदद से हवा को बाहर खींचकर साबुन के फिल्टर या फिर गर्म पानी से उसको साफ किया जाना चाहिए और फिर उसकी निकासी की जानी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी जुड़ गए हैं जो कि चेयरमैन है पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। डॉक्टर खिलनानी, हमारे साथ डॉक्टर कनिष्क शर्मा भी जुड़ रहे हैं, आईआईएससी से हैं, जिनकी ये स्टडी है उसके को ऑथर हैं। शुरुआत उनसे कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा,
आपकी स्टडी कहती है कि आईसीयू की हवा खतरनाक साबित हो सकती है, क्यों? जी जी बिल्कुल। तो आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मार्च में हमने इस पेपर को एज अ रिव्यू पेपर हमने अलग अलग जगह पर जो स्टडीज़ हुई, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग ऑल द अदर कंट्रीज़ जहां पर भी कोविड के पेशेंट्स की जो संख्या थी बहुतायत में थी, वहां पर ऐसा पाया गया कि बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग जो वायरस के फैलने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसका कारण एक ये भी था कि जो हेपा फिल्टर्स जिसको हम मान सकते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जो हेपा फिल्टर्स होते हैं जिनके अंदर कई सारे ग्रेड्स होते हैं और इनके अंदर फिल्टर करने की क्षमता होती है कोविड वायरस को, बट सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में इस तरह की क्षमता नहीं होती है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि अलग अलग जगह पर स्पेशली लो इनकम कंट्रीज में, जैसे कि भारत हुआ, ब्राजील हुआ या इस तरह के अन्य देश जो हैं, उन देशों में कोविड वार्ड्स और आईसीयूज में इस तरह की फैसिलिटीज हेपा फिल्टर्स के साथ में या फिर नेगेटिव एयर फ्लो वाली फैसिलिटीज की जो कमी थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में डॉक्टरों की और हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई। लगभग पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो हमारी स्टडी हमने देखा, एक महीने पहले तक लगभग 2000 डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की मौत केवल इसी वजह से हुई थी। जी, ये बहुत चिंता की बात है। डॉक्टर खिलनानी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अस्पतालों के लिए एयर कंडीशनिंग को इस तरीके से रेगुलेट कर पाना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, शुरू में ऐसे हुआ था कि कहा जाता था कि ये कोविड जो है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन अब जो जैसे जैसे रिसर्च आई है ये पता चला है कि कम से कम 3 घंटे तक तो जब आदमी एक वायरस को बाहर फेंकता है अपने सांस के जरिए तो 3 घंटे तक वो हवा में रहते हैं। अब ये हवा जब सर्कुलेट होती है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो एयर कंडीशन ऑफिस हो, तो नेचुरली ये जो है ना, जो भी लोग वहां होंगे उनको एक्सपोजर होता है, उनसे उनकी रिस्क बढ़ती है। जितने भी आईसीयू होते हैं, जो कोविड आईसीयू होते हैं, उसमें हेपा फिल्टर तो लगाए जाते हैं। उसके अलावा ये रिकमेंडेशन होती है कि 12 एक्सचेंजेस पर आवर, मतलब हर घंटे जो हवा होती है आईसीयू की वो 12 बार बदल देनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे इंडिया की बात करें तो ये सुविधा सारे आईसीयू में नहीं होती है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये सुझाया गया है कि आप वो ना करके आप अगर एयर कंडीशनिंग बंद कर दें तो वो हवा सर्कुलेशन बंद हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे आईसीयू के अंदर तो वो जो हवा, जो पेशेंट जो कोरोना के वायरस जो फेंकते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब गर्मी खत्म हो गई है तो इसलिए ये डुएबल है, ये हम कर सकते हैं कि जहां जहां आईसीयू में एयर एक्सचेंजेस की सुविधा नहीं है और हेपा फिल्टर्स भी लगाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, तो हमें फैंस का यूज करना चाहिए। और एग्जॉस्ट फैन बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट फैन बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं इस कोरोना को बचाव में। इससे हेल्थ केयर वर्कर्स को और दूसरे पेशेंट्स को भी बचाव होगा। थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जाने से पहले आपसे एक इनपुट और लेना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर खिलनानी ने कहा मौसम बदल रहा है, क्या इसका फायदा अस्पताल उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, एयर कंडीशनिंग को बंद कर सकते हैं, बहुत हद तक बंद किया जा सकता है। साथ ही जैसा डॉक्टर खिलनानी ने सजेस्ट किया कि एग्जॉस्ट फैन का यूज किया जाना चाहिए। हमारी स्टडी में भी हमने एक बहुत छोटा सा सजेशन दिया है कि जो एग्जॉस्ट फैन है उसकी हवा को एक क्लोज चैम्बर के द्वारा बबलिंग मेथड से हम मल्टीपल चैम्बर्स के द्वारा गुजारे जाएं। जिन चैम्बर्स का टेम्परेचर हॉट बबलिंग कह सकते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर के बराबर हो या फिर उनमें हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशंस या सोप सॉल्यूशंस हो, ताकि जो हवा वहां से जा रही है वो भी फिल्टर होके जाए। तो इस तरह के सजेशंस और साथ में कुछ और अलग अलग तरह के सजेशंस, स्पेशली मास्क को लेके कुछ सजेशंस हमने अपने पेपर में मेंशन किए हैं, जिस पेपर को एज अ बेस्ट पेपर अवार्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में जो हुई उसमें मिला। तो ऐसा बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे डॉक्टर्स सेफ रहें, क्योंकि अगर आप लोग सेफ हैं तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो ऐसी स्टडीज बहुत कारगर साबित होती है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवाल जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं उनके जवाब देंगे हमारे डॉक्टर।
अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं PSRI इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर खिलनानी, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि रिचा ने भेजा है नोएडा से। मैं रिचा सिन्हा बोल रही हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है, क्या कुछ लोग कोविड से इम्यून होते हैं? मैंने ऐसा पढ़ा है यदि हमें कभी कभी अन्य इन्फेक्शन होता है तो क्रॉस इम्यूनिटी हो जाती है। बहुत अच्छा और गूढ़ सवाल पूछा है आपने। जहां तक हमारा ज्ञान है इस समय नेचुरल इम्यूनिटी किसी में भी नहीं होती है, लेकिन ये सोचा जाता है कि क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना बहुत सारे होते हैं और जिनको कोरोना वायरस पहले इन्फेक्शन होता है, पहले अननोन इन्फेक्शन, तो क्रॉस इम्यूनिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कोरोना से इम्यूनिटी है और सारे एहतियात बरतनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो कि प्रतिमा ने भेजा है। मैं प्रतिमा कुमार बोल रही हूँ पटना बिहार से। आज का सवाल है कि जिन्हें अस्थमा की समस्या है उन्हें कोविड होने का खतरा अधिक होता है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि 5 से 10% लोगों को भारत में या दुनिया में अस्थमा होता है और वो लोग इनहेलर्स पे होते हैं, स्टीरॉयड इनहेलर पे होते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि स्टीरॉयड की वजह से जो है ना उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। ये सच बिल्कुल नहीं है कि जिनको अस्थमा होता है उनको कोरोना के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टमिक स्टीरॉयड यानी कि जो गोलियां स्टीरॉयड लेते हैं उनको अगर कोरोना होता है तो थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है। मेरी सलाह ये है कि जिनको भी अस्थमा है वो अपने इनहेलर्स वगैरह रेगुलरली लेते रहे, ट्रीटमेंट लगातार लेते रहे। लेकिन अगर उनको बुखार होता है और बदन में बहुत तेज दर्द होता है या गले में खराश होती है तो सोचें कि उनको कोरोना हो गया, अदरवाइज उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि पहली बात तो इस बात का ख्याल रखें कि ये इम्यूनिटी, क्रॉस इम्यूनिटी, इसके बारे में ये ना सोचिए कि आप सुरक्षित हैं। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप मास्क पहनें, अपने हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जो कि अल्कोहल बेस्ड हो। बाहर जाते वक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।